हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 10th कक्षा 10 के हिंदी मीडियम के विद्यार्थी विद्युत चैप्टर चल रहा है। विद्युत चैप्टर में कुछ टॉपिक डिस्कस हो चुके हैं, अभी बहुत सारे टॉपिक बचे हुए हैं। उन टॉपिक को डिस्कस करना है, लेकिन डिस्कस करने का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि हम लोग जो कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, वह रटने के आधार पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ, चीजों के साथ अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और यही होना चाहिए। एक टीचर की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बात केवल आपके एग्जाम तक की नहीं है। सपोज करिए आप कहीं जाते हैं, किसी रिलेशन में जाते हैं, वहां कोई व्यक्ति पूछता है कि बच्चे ये बताओ आप क्या पढ़ रहे हो। आप बोलोगे ठीक है भाई, हम इस समय क्लास 10th में हैं और इस समय हमारे फिजिक्स में ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। आपने चर्चा कर दिया इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का। सपोज करिए आप रटे हुए हैं कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगले बंदे ने क्या किया, थोड़ा सा घुमा करके आपसे पूछ दिया, थोड़ा सा है ना कॉन्सेप्ट के साथ पूछ दिया। और सपोज करिए आपके पास अगर कॉन्सेप्ट का पावर नहीं है तो आप बताने में सक्षम नहीं, अक्षम हो जाएंगे। तो जब अक्षम हो जाएंगे, सक्षम नहीं होंगे, कैपेबल नहीं होंगे, तो वहीं से जज कर लेगा कि सपोज करिए अगर आपका 80% भी अगर आया होगा तो यह मान लेगा कि बंदे ने रट करके काम किया है। तो दोस्तों, जो कॉन्सेप्ट होता है वो हर जगह आपका बॉडी लैंग्वेज जो एकदम चेंज रहेगा, कॉन्फिडेंस के साथ, एटीट्यूड के साथ वो आ जाता है। कब आता है? जब चीजें आपको बारीकी से आती रहती हैं। और अगर आप इतना समझ लीजिए कि कॉन्सेप्ट नहीं है आपके पास, आप केवल रटे हुए हैं, तो आप सोच लेंगे कि रटने से ही बहुत अच्छा काम हो जाएगा। तो दोस्तों, काम होने वाला नहीं है। तो वो कहावत सुने है ना कि वो चाल चलिए जो हर दिन निभा जाए। तो जैसे हम लोग विद्युत पढ़ रहे हैं, तो विद्युत में हम लोगों ने जो भी टॉपिक डिस्कस किया उसमें पूरा बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ था। और डीपली हम लोग जाने का प्रयास करेंगे। हम देखेंगे कि और पॉजिटिव से पॉजिटिव आपके लिए क्या क्या हो सकता है, ठीक है। बिकॉज यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, यू आर अ फ्यूचर ऑफ इंडिया, यू आर अ फ्यूचर ऑफ योर कंट्री। आई एम राइट? ओके। तो यहां पर देखिए ध्यान से, अब हम लोग डिस्कस क्या करेंगे। अभी पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, यह किया था कि धारा, क्या डिस्कस किया था कि धारा कैसे बहती है। थोड़ा सा मैं एक बार आपको याद दिला दूं, थोड़ा रिवीजन टाइप का हो जाए, बस 2 मिनट डिस्कस कर लेते हैं इसके ऊपर। देखिए, धारा कैसे बहती है, उससे पहले हम लोगों ने बात किया था कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, I = Q/T। और क्वांटाइजेशन में मैंने यह डिस्कस किया था कि अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, अगर एक वस्तु से दूसरे वस्तु में अगर आवेश का आदान प्रदान हो रहा है, तो वह जो आवेश का आदान प्रदान होगा वह इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा उसके इंटीग्रल फॉर्म में होगा। और मैंने आपसे यह कहा था कि इंटीग्रल को थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पर हम लोग बात क्या किए थे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब आवेश का क्वांटीकरण में Q बराबर N हम लोग डिस्कस किए थे। जहां E क्या था, इलेक्ट्रॉन पर आवेश था, और N क्या था, आपका इंटीजर था, और Q क्या था, आपका आवेश था। चलिए, धारा कैसे बहती है के बारे में जब हम लोग बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने यह कहा था कि सपोज करिए एक मेटल है, तो जाहिर सी बात है मेटल है, तो मेटल क्या होता है, मेटल मतलब धातु, एक धातु है। और जो धातु है वह क्या होता है, कंडक्टर, मतलब क्या होता है, चालक होता है। और चालक का नियम ये है, मैं आपको बता दूं कि पहले काम करते हैं धारा कैसे बहती, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, उसका रिवीजन करने से पहले थोड़ा मैं आपको चालक और अचालक के बारे में बता दूं। चालक और कुचालक, सॉरी, चालक और कुचालक। कुछ वर्ड अगर मैं इंग्लिश में बोलूं, अगर उसका हिंदी में अगर उस समय न कह पाऊं, तो थोड़ा आप भी इंग्लिश हिंदी देख लिया करिए। वैसे मैक्सिमम चीजें आपकी 99% हिंदी में ही हम लोग को डिस्कस करना है। तो कुचालक, तो चालक मतलब हो गया, इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टर, और कुचालक का मतलब हो गया इंसुलेटर। तो ध्यान दीजिएगा, जो चालक होता है वो चालक क्या होता है, तो जो चालक होता है दोस्तों, अगर कोई पूछे चालक होता क्या है, तो आप बोलेंगे कि जिसके पास अधिकतम संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। और कुचालक किसे कहेंगे, जिसके पास न के बराबर मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, उसे हम क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। तो आशा करता हूं आप चालक और कुचालक आप समझ, पेपर में कभी आ गया तो बताइए भाई चालक क्या होता है, तो आप बोलेंगे जिसके पास अधिकतम संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन हो तो चालक है, न के बराबर मुक्त इलेक्ट्रॉन हो तो कुचालक है। और दूसरी बात, और यहीं से एक बात और समझना है,
कि चालक और कुचालक का और परिभाषा क्या हो सकता है। तो एक बात याद रखिएगा कि जो अपने अंदर आवेश के प्रवाह को अलाउ करे, क्या करे, अलाउ करे, अलाउ मतलब परमिशन दे, मतलब रोके रोके नहीं, अलाउ करे, तो उसे क्या कह देंगे, चालक। जो अपने अंदर आवेश के प्रवाह को अलाउ ना करे उसे कह देंगे कुचालक, इंग्लिश में बोलते हैं उसको इंसुलेटर। ओके, अब बात करते हैं धारा कैसे बहती है। हमारी आपकी चर्चा हो रही थी कि धारा कैसे बहती है, तो जैसे मैंने इसको डिस्कस कर लिया है, फिर भी आपको एक बार मैं याद करा दूं, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपके पास क्या है, धातु है, धातु क्या होता है, चालक होता है, और चालक के पास क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं अधिकतम संख्या में, और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, चालकता के लिए जिम्मेदार होते हैं। और मैंने आपसे यह कहा था कि जब इस चालक के, ठीक है, सिरों पर किसी भी प्रकार की कोई बैटरी नहीं है, बैटरी नहीं है, तो क्या हो रहा है, तो यह हो रहा है कि जब बैटरी नहीं है तो जो इलेक्ट्रॉन है, यह जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, रैंडमली, रैंडमली का मतलब अनियमित, इसका भी हिंदी एक बार चेक कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा, अनियमित दिशा में, मतलब कोई फिक्स दिशा नहीं है, अनियमित दिशा मतलब कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, मतलब कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, अनियमित दिशा, रैंडमली मोशन है ना, या रैंडमली डायरेक्शन, या नो फिक्स्ड दिशा, मतलब फिक्स दिशा नहीं है, नो फिक्स्ड दिशा, रैंडमली मोशन, अनियमित दिशा, ठीक है ना। नो फिक्स्ड दिशा में क्या करते हैं, गति करते हैं, कब, जब बैटरी नहीं होता है तब, जब बैटरी नहीं होता है तब अनियमित दिशा में क्या करते हैं, गति करते हैं। लेकिन जैसे ही, ये पहला कंडीशन हो गया, दूसरा कंडीशन क्या है, जैसे ही बैटरी इनके सिरों के बीच में लगा दी जाती है, इनके सिरों के बीच में बैटरी ऐसे लगा दी गई, अब क्या होगा, यहां प्लस है तो यहां पर भी क्या होगा, प्लस, ये हो जाएगा आपका माइनस। तो जो इलेक्ट्रॉन ऐसे भाग रहे थे, ऐसे भाग रहे थे, वो ऐसे पैसे भाग ना करके एकदम एक निश्चित दिशा में, एकदम निश्चित दिशा में, जाहिर सी बात है कि जब बैटरी हम लगाएंगे तो बैटरी लगाने के बाद यहां इसके सिरों पर यह वाला प्लस हो गया, यह वाला माइनस हो गया, क्योंकि इसका यह सिरा प्लस वाले से जुड़ा है और इसका यह सिरा माइनस वाले से जुड़ा है। तो आपको पता हो गया कि इस चालक के सिरों के बीच में क्या आ गया, कहीं ना कहीं विभवांतर आ गया, कहीं ना कहीं वैद्युत क्षेत्र बन गया। और आपको यह भी पता है कि वैद्युत क्षेत्र में अगर हम कोई आवेश रखते हैं तो वह क्या अनुभव करता है, बल का अनुभव करता है, यह भी पता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋणात्मक आवेश है, इनके सिरों के बीच में क्या आ गया है, वैद्युत क्षेत्र आ गया है। तो वैद्युत क्षेत्र के कारण इस इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा, बल लगेगा। और आपको यह भी पता है कि धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश को अपनी ओर खींचता है, मतलब इनके बीच में क्या होता है, दैट इज आकर्षण, दैट इज अट्रैक्शन। और अगर दो समान आवेश है तो इनके बीच में क्या होता है, दैट इज अ प्रतिकर्षण, मतलब होता है दैट इज अ रिपल्शन। कोई दिक्कत नहीं है, ये बातें क्लियर है। तो जब बातें क्लियर है तो इसने क्या अनुभव किया, फोर्स का अनुभव किया, बल का अनुभव किया। और जब पता है आपको कि बल का अनुभव किया किसने अनुभव किया, इलेक्ट्रॉन ने। तो इलेक्ट्रॉन सिरों, यहां क्या लगा है, धनात्मक, और यहां क्या है, ऋणात्मक। इसके सिरों पे क्या लगा हुआ है, ठीक है ना, इसका जो ये सिरा है वह किससे जुड़ा हुआ है, उच्च विभव से, और इसका यह सिरा किससे जुड़ा हुआ है, निम्न विभव से। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन को यह वाला क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, या धनात्मक और इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक, तो इनके बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। इलेक्ट्रॉन ऐसे चलने लगेंगे, जब अब ऐसे चलेंगे तो एक निश्चित दिशा में चलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का यही निश्चित दिशा में चलना ही क्या जनरेट करता है, धारा को पैदा करता है, धारा को पैदा करता है, धारा को जनरेट करता है। और एक बात हम लोगों ने यह बताया था, मतलब मैं आपको यह बताया था कि इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे चल रहा है तो धारा आपकी ऐसे चलेगी। इसका मतलब धारा के चलने की जो दिशा होती है वह इलेक्ट्रॉन की दिशा की क्या होती है, दैट इज विपरीत होती है। मतलब क्या होती है, दैट इज अपोजिट होती है। ओके, अच्छा लगा, आप समझ गए होंगे चीजों को। आगे हम लोग बात करते हैं, ये हम लोग, मैंने आपको थोड़ा सा एक बार रिमाइंड करा दिया था। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि आगे और क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है। जैसे कि अभी हम लोग बात करेंगे आज कि विद्युत विभव क्या होता है। ठीक है, विद्युत विभव क्या होता है। आपका
आपका विद्युत हो गया। विद्युत के बाद आपका क्या हो गया, आवेश का क्वांटीकरण हो गया। आवेश का क्वांटीकरण के बाद आपका विद्युत धारा हो गया। उसके बाद धारा कैसे बहती है वह डिस्कस कर लिए हम लोगों ने। अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसको, विद्युत विभव को किसको डिस्कस करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे विद्युत विभव को। इसको इंग्लिश में बोलते क्या है समझिएगा। विद्युत विभव को इंग्लिश में बोलते हैं बाबू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थोड़ा बहुत इंग्लिश जानना चाहिए, थोड़ा बहुत क्या बहुत कुछ जानना चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल आप ज्यादा फोकस अपना जो आपका लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में आपको पढ़ना है उस पर ज्यादा फोकस करिए। थोड़ा बहुत आप जानिए, क्योंकि आगे आपको मैक्सिमम चीज उसी में पढ़नी ही है, इंग्लिश में, अगर आप साइंस लेके पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, तो विद्युत विभव और भी सब्जेक्ट में इंग्लिश का ज्यादा यूज होता है, फिलहाल हम साइंस के बारे में आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो विद्युत विभव होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। विद्युत विभव क्या है मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं लिखूं कि विद्युत विभव को समझाने से पहले मुझे आपको समझाना पड़ेगा वैद्युत क्षेत्र। एक बात याद रखिएगा कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो बोलिएगा आवेश जिम्मेदार होता है। क्या जिम्मेदार होता है, आवेश जिम्मेदार होता है। किसके लिए, वैद्युत आवेश के लिए। और आप एक बात ये भी बोलिएगा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक आवेश, एक होता है ऋणात्मक आवेश। और आप एक बात ये भी बोलिएगा कि अगर धनात्मक आवेश है, अगर धनात्मक आवेश है, पहले धनात्मक पे नहीं जाते हैं, हम किसी भी आवेश पे जाते हैं। मान लीजिए वो आवेश Q है, तो याद रखिएगा इस Q के कारण एक क्या जनरेट हो गया, वैद्युत क्षेत्र जनरेट हो गया। वैद्युत क्षेत्र जनरेट होने का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह हो गया कि अगर इस क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश मैंने रख दिया तो वह दूसरा आवेश किसका अनुभव करेगा, बल का अनुभव करेगा। इसका अनुभव करेगा, बल का अनुभव करेगा। ठीक है, तो आवेश यहां था। अब चूंकि इस वाले आवेश का इससे कोई कनेक्शन तो ऐसे दिख नहीं रहा है, लेकिन इससे कुछ दूरी पे मान लेते हैं कि r डिस्टेंस पे, r दूरी पे मैंने कोई दूसरा आवेश रखा, तो यह दिखा गया कि इस पर क्या लग रहा है, एक बल लग रहा है, F लग रहा है। तो हम यह मान लेते हैं कि इस आवेश के चारों तरफ एक क्या हो गया, क्षेत्र हो गया। इस क्षेत्र को हम लोगों ने क्या कह दिया, वैद्युत क्षेत्र कह दिया। और इस क्षेत्र के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो गया, तो यह रिस्पॉन्सिबल हो गया, आवेश रिस्पॉन्सिबल हो गया, चार्ज रिस्पॉन्सिबल हो गया। ठीक है, जिम्मेदार हो गया। वैद्युत क्षेत्र में एक बात और जान जाइए कि अगर मान लीजिए धनात्मक आवेश है प्लस, तो जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वह बाहर की तरफ, और अगर ऋणात्मक आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वह अंदर की तरफ, यह होगी बाहर की तरफ। बाहर की तरफ क्या, वैद्युत क्षेत्र दिशा, और एक होगी अंदर की तरफ वैद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र कहीं ना कहीं समझ में आया कि वैद्युत क्षेत्र के लिए आवेश जिम्मेदार, और अगर किस कोई आवेश है तो उसके चारों तरफ एक क्षेत्र बन जाता है, जहां दूसरे आवेश को रखने पर वह बल का अनुभव करता है। तो यह मान लिया जाता है कि उस आवेश के चारों तरफ एक क्षेत्र बना, जिसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। धनात्मक आवेश अगर है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ, और ऋणात्मक आवेश अगर है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ होती है। ये आपको जानकारी मैंने दे दिया। अब थोड़ा सा हम लोग को बात करने में आसानी होगा कि वैद्युत विभव क्या होता है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थोड़ा हम लोग इस पे बात करते हैं। समझिएगा, जैसे अगर मैं कहूं कि वैद्युत विभव क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में जो किया गया कार्य है, जो किया गया कार्य है वह क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। तो मैं बोलूंगा कि थोड़ा समझाओ भाई। जैसे मैंने लिख दिया कि एकांक धन आवेश को
अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में किया गया जो कार्य होता है, कार्य वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता कहलाता है। अब थोड़ा इस बात को आप कहिए कि सर समझाइए। तो यहां पर एक वर्ड आया है अनंत, जिसको हम इन्फिनिटिव ऐसे सिंबल बनाते हैं, ऐसा इसका चिन्ह रहता है। अब एक शब्द आया है एकांक धनावेश। तो पहले आप यह जान जाइए कि जो आवेश होने वाला है, जो आपका एकांक धनावेश को कैसे निरूपित करते हैं, तो याद रखिएगा कि उसको Q0 या इसको Q0 बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? Q0 या Q0 बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? एकांक धन आवेश कहते हैं। इसका यह मतलब हो गया कि ऐसा आवेश है कि जो धनात्मक है, और एकांक होने का मतलब इस आवेश का जो परिणाम है वह 1 है, मतलब 1 कूलाम। तो 1 मतलब हो गया एकांक, और प्लस मतलब हो गया धन, और Q मतलब हो गया Q0 मतलब हो गया आवेश। तो इसको बोल देंगे एकांक धन आवेश। ठीक है। अब ये कह रहा है कि क्वेश्चन में कि एकांक धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य ही वैद्युत विभव कहलाता है। तो परिभाषा के अनुसार अगर हम देखें तो हमको एक चीज समझ में आ रहा है कि दैट इज द थिंग V बराबर W/Q0। आप खुद देख लीजिए एकांक धन आवेश को, तो Q0 को अनंत से, अब जैसे मान लीजिए मैं आपको एकदम अच्छे समझाता हूं, यह कोई आवेश है मान लीजिए Q, तो जाहिर सी बात है कि इसके चारों तरफ क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र होगा। और मैंने यह भी बताया कि वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई दूसरा आवेश रख दिया जाए तो किसका अनुभव करेगा? बल का अनुभव करेगा। और मैंने आपको यह भी बताया कि अगर दो धनात्मक आवेश हैं तो वह एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपल्शन। और दो अगर एक धनात्मक एक ऋणात्मक है, या एक ऋणात्मक एक धनात्मक है, तो वह आकर्षित करेंगे। अब यह क्यू के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो हम मान लेते हैं कि क्या है? धनात्मक आवेश है। अब धनात्मक आवेश है तो जाहिर सी बात है इसकी जो क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो किधर होगी? बाहर की तरफ होगी। ये भी ठीक है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि चूंकि यह धनात्मक आवेश है, और जो आप अनंत से Q0 Q0 को लेके आ रहे हैं, Q0 वो क्या है? वो भी धनात्मक आवेश है। देख लीजिए एकांक धन आवेश। तो जब इसको हम ऐसे लेकर के आएंगे तो मुझे खुद बताइए आप, इसको अगर किसी एक्सटर्नल एजेंट द्वारा अगर मान लीजिए किसी बाहरी कारक द्वारा अनंत से इस Q0 को जब हम वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लेके आएंगे, मान लीजिए इस बिंदु पर लेकर के हम आ रहे हैं, तो आप ही बताइए यह धनात्मक आवेश, ये भी धनात्मक आवेश। तो यह धनात्मक आवेश इस धनात्मक आवेश को क्या करेगा? धक्का देगा, रिपेल करेगा, रिपल्शन होगा, प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षित करेंगे। तो जब प्रतिकर्षित करेंगे तो इसका मतलब यह होगा कि ए रोक रहा है और बाहरी कारक इसको इधर लेकर के आ रहा है। अब कोई व्यक्ति है जिसको मैं अगर ऐसे रोक रहा हूं, तो पीछे से अगर उसको कोई धक्का मार करके मेरी तरफ नजदीक लाने में सफल हो रहा है, मतलब वो कहीं ना कहीं मेरे द्वारा लगाए गए बल के विपरीत तो कार्य कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जब मेरे द्वारा लगाए गए बल के विपरीत तो कार्य कर रहा है, तो कार्य कितना कर रहा है? दैट इज डब्ल्यू कर रहा है। कार्य कितना कर रहा है? डब्ल्यू कर रहा है। किसको लाने में? Q0 को लाने में। कहां लाने में? वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, मान लेते हैं P पॉइंट है। तो इसी कार्य को, इसी डब्ल्यू को हम क्या कह देंगे? वैद्युत विभव कह देंगे। तो हमको जो फार्मूला मिल गया वह यह मिल गया कि एकांक धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु में लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। तो ये आप लिख लीजिए, ये आप लिख लीजिए। ठीक।
अब थोड़ा सा वैद्युत विभव पता चल गया तो उस पर थोड़ा और बात करते हैं। वैद्युत विभव को हम V से निरूपित करते हैं, और जैसा कि कहा गया कि एकांक धन आवेश को मतलब Q0 को अनंत से लाने में किया गया कार्य W, यही क्या कहलाता है, V कहलाता है। तो इनके बीच में जो संबंध मिला हमको वह मिला V बराबर W अपान Q0। ठीक है, जहां V वैद्युत विभव है और वैद्युत विभव का जो मात्रक होता है वोल्ट होता है, जो W है वह कार्य है, और कार्य का जो मात्रक होता है वह जूल होता है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। बात अगर करें हम थोड़ा सा कि वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, तो वोल्ट के अलावा और क्या होता है, तो जब अलावा की बात आ जाए, एक तो वोल्ट होता है और अलावा की बात आ जाए तो आप एक काम करेंगे कि V इक्वल टू W अपान Q0 आप जानते हैं, और Q का हो गया है कितना, W का कितना हो गया, कार्य, कार्य मतलब हो गया जूल, यहां आप लिखेंगे जूल, और Q का मतलब हो गया आवेश, आवेश का मतलब लिखेंगे कूलाम। तो कहीं ना कहीं वैद्युत विभव का जो मात्रक आपको दिख रहा है दोस्तों, वह कितना दिख रहा है, जूल पर कूलाम, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, तो आपका एक मात्रक हो गया वोल्ट वैद्युत विभव का, दूसरा हो गया जूल प्रति कूलाम जी। ओके, और एक संबंध भी मिल गया आपको वैद्युत विभव कार्य और एकांक धन आवेश आवेश के बीच में। तो सर ने कहा कि वैद्युत विभव में कुछ और बात करते हैं, तो बात करने का मतलब क्या, थोड़ा सा जैसे मैं चाहूं तो अभी इसके बाद में तुरंत एस्केप कर सकता हूं, मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाऊंगा तुरंत, लेकिन मुझे ऐसे करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे आपको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाना है बस। आपका खुशी अति अनिवार्य है, बहुत ज्यादा अनिवार्य है आपकी खुशी, आपका कॉन्सेप्ट का डेवलप होना। अगर मैं लिखूं, मैं एक शब्द लिख रहा हूं, एक बिंदु जिसका नाम P है, जिसका नाम P है, और इस बिंदु P का विभव 4 वोल्ट है, इसका मतलब समझाइए। एक बिंदु जिसका नाम P है और इस बिंदु का विभव 4 वोल्ट है, इसका मतलब समझाइए। इसको हम ऐसे बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए एक बिंदु है, इसका नाम इन्होंने कहा P है, और इस बिंदु का जो विभव है वह कितना है, 4 वोल्ट है। तो इसका मतलब समझाइए। तो आप बोलेंगे इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है, तुरंत आप रुक जाएंगे और अपने मन में याद कर लेंगे कि V बराबर होता है W अपान Q0, जिसमें सर बोले थे कि विभव का मतलब यह हो गया कि एकांक धन आवेश को उस बिंदु पे लाने में किया गया कार्य,
तो मुझे एक बात बताइएगा, जब यह एकांक धनावेश है मतलब इसका परिमाण कितना है, 1 है, तो अगर मैं Q0 का वैल्यू अगर मैं कितना रख दूं, 1 रख दूं, 1 कूलाम, तो मुझे कितना मिल जाएगा, V बराबर W मिल जाएगा। तो V बराबर W मिल जाएगा, तो V कितना है, 4 वोल्ट है। तो V अगर 4 वोल्ट है, तो अब ध्यान दीजिएगा यहां परिभाषा कैसे बन जाएगी कि इसका मतलब यह है कि एकांक धन आवेश को अनंत से उस P बिंदु पर लाने में किया गया कार्य, आप खुद बताइए, V बराबर W, Q0 के एकांक धनावेश मतलब Q0 की वैल्यू 1, ये तो 1 हो गया। अब V बराबर W, तो V कितना है, 4, तो W भी कितना होगा, 4। क्या कार्य कितना होगा, 4, लेकिन कार्य का मात्रा कितना होता है, जूल, तो जूल होगा। यही आपका क्या है, ये आपका क्या है, मतलब है कि किसी बिंदु का, अगर मैं फिर से बोलूं, कोई बिंदु C है, इसका मतलब विभव कितना है, 14 वोल्ट है। तो एक ही डायलॉग मानना कि एकांक धनावेश को इस C बिंदु पर लाने में किया गया कार्य कितना होगा, 14 जूल होगा, बात खत्म। इसका मतलब ये होगा, मतलब लिख देना, ठीक। थोड़ा और बात करते हैं। अब जो बात करेंगे हम लोग विभवांतर के बारे में बात करेंगे, और विभवांतर को ऐसे समझेंगे कि जैसे मान लीजिए यह कोई आवेश है, आवेश कैसा दिख रहा है आपको, धनात्मक आवेश, वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, बाहर की तरफ होगी, बाहर की तरफ क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। अब इस वैद्युत क्षेत्र में 2 पॉइंट मैंने बना लिया, एक का नाम मैंने दिया A और दूसरे का नाम मैंने दे दिया B। और आपको यह भी पता है कि अगर B पर मान लेते हैं क्या है, Q0 है, Q0 मतलब एकांक धन आवेश है। और ये भी क्लियर हो गया कि उस एकांक धन आवेश को इस B से A पर हम बाहरी कारक द्वारा लाया जा रहा है। कहां से B से A पर एकांक धन आवेश को लाया जा रहा है। और आपको यह भी पता है कि जो यह है वह धनात्मक आवेश है, और यह भी क्या है, धनात्मक आवेश है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ है। धनात्मक और धनात्मक क्या करेंगे, एक इसको ढकेलेगा, प्रतिकर्षण होगा, और आप इधर लेकर के आके क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। इस प्रतिकर्षण बल के विपरीत दिशा, इस प्रतिकर्षण बल के विपरीत आप कार्य कर रहे हैं। तो कार्य कर रहे हैं तो आप कहां से कहां लेके आ रहे हैं, बात अनंत की नहीं है, बात यहां है कि 2 बिंदु, एक बिंदु का नाम बी और एक बिंदु का नाम ए, बी से ए में लेके आ रहे हैं, दोनों बिंदु वैद्युत क्षेत्र में है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में क्या बन जाता है, विभवांतर बन जाता है। अब विभवांतर मतलब हो गया कि VA माइनस VB। विभवांतर मतलब इसको संधि विच्छेद करिए, तो विभव धन अंतर, तो अंतर 2 लोगों के बीच में होगा, 2 लोग चाहिए, मिल गए, अंतर मतलब हो गया माइनस, विभव किसी किसी बात हो रही है A पर और B पर, तो B से A पे लेके आया जा रहा है, तो VA माइनस VB, और क्या किया जा रहा है, कार्य किसको लाने में, एकांक धन आवेश को। तो ये आपका क्या बन गया, एक फार्मूला बन गया, ये याद रखिएगा। अगर मैं कहूं कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तो आपको पता है
वोल्ट होता है, दूसरा मात्रक क्या होता है तो जूल प्रति कूलाम होता है। सेम यूनिट है, सेम मात्रक है। ठीक है, थोड़ा और बात करते हैं। अब अगर मैं यहां पर तुमसे पूछूं कि ए बिंदु का विभव सर आपने बताया VA और बी बिंदु का विभव सर आपने बताया दैट इज VB, तो सर बस इतना बता दीजिए कि ए बिंदु का विभव बड़ा कि बी बिंदु का विभव बड़ा। तो याद रखिएगा, आवेश को जहां से ले जाया जाता है और जहां पर लाकर रखा जाता है, तो जहां पर लाकर रखा जाता है उसका विभव जहां से लेके आया जाता है उसके विभव से बड़ा होता है। इसका मतलब हम बी से लेके जा रहे हैं और ए पर रख रहे हैं, तो जो ए का विभव होगा वह बड़ा होगा किससे, बी से। या तो ऐसे समझ लो, ठीक है, या एक तरीका और है, मैं इस पर बात करूंगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। विभवांतर हो गया हमारा, विभव हो गया, विभव विभवांतर के बाद अब हम लोग बात करेंगे, बहुत डीपली चीजें चल रही हैं, तो अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे वो हम बात करेंगे किस पे, ओम के नियम पे बात करेंगे। वीडियो एक एक चैप्टर के हो सकते हैं, मैं 8 दे दूं, 10 दे दूं, 12 दे दूं, 15 दे दूं, वो इस बात पर निर्भर करता है कि मैं कितना डीपली जा रहा हूं। मैं एक दो वीडियो दे करके भी मैटर को सॉर्ट आउट कर सकता हूं, लेकिन ऐसा मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। मेरा बस ये इरादा है कि किसी चीज की जानकारी आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हो। तो दोस्तों, ओम का नियम है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, और इस वीडियो में जितना अधिक से अधिक हो पाया हमने डिस्कस किया। ये भी हो सकता है कि वह सेकंड वीडियो ओम के नियम पे ही पूरा केवल रहे, क्योंकि मुझे बहुत डीपनेस के साथ चीजों के बारे में बात करनी है। तो 15 वीडियो हो जाए, 20 वीडियो हो जाए एक चैप्टर पे, आप उससे खुश होइएगा। और मैं आपको पार्ट वाइज दे रहा हूं ताकि आपको चीजें बोर ना लगे। फिर सब कुछ दे दूंगा, जब आप पूरे तैयार हो जाएंगे तो एक बार वन शॉट लेक्चर दे दूंगा, कहानी खत्म। अच्छे से हो जाइए, अच्छे से रहिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, जुड़िए, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, उससे आप वंचित ना रहें, चीज़ों का आप आनंद उठाएं। और सब्सक्राइब माई चैनल, आप बहुत अच्छा मार्क्स गेट करेंगे, आप कहेंगे कि सर आप क्या कहे थे। ठीक है, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।